पल के लिए कल्पना कीजिए। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए कि दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे चमकता हुआ आर्थिक केंद्र है कोई, जहां एकदम गगनचुंबी इमारतें हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जहाँ दुनिया भर का पैसा बिना किसी डर के निवेश किया जाता है ना। बिल्कुल, यानी हमारा खाड़ी क्षेत्र, जिसे हम गल्फ कहते हैं। अब सोचिए कि ये पूरा का पूरा जो सेफ हेवन है, वो अचानक खौफ और अनिश्चितता में डूब जाए। जो कि लिटरली हो रहा है। हाँ, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन पे किसी ने सीधे हमला किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके ठीक पड़ोस में एक भयानक युद्ध चल रहा है। सुनने वालों, आज हम इसी बेचैन कर देने वाली स्थिति पर बात करेंगे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सही कहा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जटिल विषयों को गहराई से और स्मार्ट तरीके से समझना पसंद है, तो इफ यू एंजॉय सच डीप एक्सप्लेनेशंस, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल IAS Zen फॉर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड स्मार्ट लर्निंग। तो चलिए अपने विषय पर लौटते हैं। हाँ, आज की इस डीप डाइव का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम अपने सोर्सेस के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में मची इस तबाही के दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं। क्योंकि मतलब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई की बात नहीं रह गई अब। एकदम नहीं। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर, गल्फ देशों की स्थिरता के टूटते हुए भ्रम पर और हमारी और आपकी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, भारत के उन लाखों कामगारों पर पड़ रहा है जो वहां अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वही तो शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। देखिए, युद्ध के बारे में एक कड़वी सच्चाई ये है ना कि वे कभी भी सिर्फ उन मैदानों तक सीमित नहीं रहते जहां वे लड़े जाते हैं। हाँ, उनके झटके बहुत दूर तक जाते हैं। बिल्कुल, उनके जो शॉकवेव्स हैं वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को, समाजों को और उन कहानियों को बदल के रख देते हैं जो देश अपने बारे में दुनिया को सुनाते हैं। ईरान में जो युद्ध हुआ है उसने ठीक यही किया है। मतलब अगर हम सोर्सेज में दिए गए ग्राउंड जीरो के हालात को देखें तो आज का ईरान भौतिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। बाप रे। लिटरली शहर मलबे का ढेर बन गए हैं। दशकों की मेहनत से बनाए गए इंडस्ट्रियल जोन, रिफाइनरियां, पावर ग्रिड, सब कुछ या तो नष्ट हो चुका है या काम नहीं कर रहा है। बिजली का कोई भरोसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क कट चुके हैं। हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात सिर्फ ईंट पत्थरों का गिरना नहीं है। तो फिर क्या है? ये गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था के पूरे आर्किटेक्चर का ढह जाना है। अच्छा, इसे थोड़ा गहराई से समझते। मैं सोच रही थी अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए रखूं तो ये तबाही सिर्फ किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के टूटने जैसी नहीं है। सही। जैसे एक कंप्यूटर में मॉनिटर या कीबोर्ड, यानी जो सड़कें और इमारतें हैं, वो शायद सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो क्या होगा? तो प्रोसेसर को पता ही नहीं होता कि ऊर्जा कहाँ भेजनी है या कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना है। शरीर मौजूद है लेकिन दिमाग से कोई कमांड ही नहीं मिल रही है। ईरान में ठीक यही हो रहा है ना? एकदम यही हो रहा है। मंत्रालयों के पास शायद कुछ संसाधन बचे भी हों, लेकिन फैसले लेने वाली जो एक चेन ऑफ कमांड होती है वो नहीं बची है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रैश होने का सबसे पहला नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो सुरक्षा बल हैं वो टुकड़ों में बंट जाते हैं। जब ऊपर से कोई निर्देश नहीं आता तो सेना, पुलिस और प्रशासन की अलग अलग इकाइयां अपने अपने स्तर पर काम करने लगती हैं, जिससे पूरी अराजकता फैलती है। हाँ, मिलिट्री के हथियार, तेल के टर्मिनल, यहाँ तक कि सांस्कृतिक संस्थान जो पीढ़ियों से खड़े थे वो बर्बाद हो गए। एक पूरा का पूरा देश अब खुद को चलाने और अपनी रक्षा करने की क्षमता खो चुका है। और जब बुनियादी ढांचा इस तरह से काम करना बंद कर देता है तो इसका सबसे भारी प्रभाव आम समाज पर पड़ता है। लिटरली ये सिर्फ संस्थानों का नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। हाँ, और आने वाली पीढ़ियां इस हिंसा के निशानों के साथ बड़ी होंगी। मतलब जब हम सोशल फैब्रिक या सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं तो ये इमारतों से कहीं ज्यादा नाजुक चीज होते हैं। बिल्कुल, जब पुल और इमारतें गिरती हैं तो उन्हें पैसे और तकनीक से दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन जब लोगों का अपने ही देश के संस्थानों से, अपनी पुलिस से, अपने बैंकों से भरोसा उठ जाता है तो जो डर और अनिश्चितता पैदा होती है वो समाज को अंदर से खोखला कर देती है। इस तरह के विश्वास की कमी से एक राष्ट्र के रूप में जो एकजुटता होती है वो पूरी तरह बिखर जाती है। लोग एकदम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। हाँ, जहां हर कोई सिर्फ खुद को और अपने परिवार को बचाने की सोचता है। और जब इतने बड़े देश का सिस्टम क्रैश होता है तो उसका असर उस देश की सीमाओं पर नहीं रुकता। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर बहुत सीधा और भयानक होता है। बिल्कुल, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है, जो कि ऑब्वियस भी है। हाँ, जब ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश से सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा का गणित गड़बड़ा जाता है। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंपों के रेट्स तक सीमित नहीं रहता है।
सोर्सेज ने खास तौर पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई चेन का जिक्र किया है। जो कि बहुत क्रिटिकल है। जब युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जैसे अहम समुद्री रास्तों में खतरे बढ़ जाते हैं, तो जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगता है। अरे बाप रे! हाँ, कई शिपिंग कंपनियां तो उधर जाने से ही मना कर देती हैं। जिसका सीधा नतीजा ये होता है कि साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में वो फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं जो इस गैस पर चलती थीं। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। हाँ, ऊर्जा की कमी से उत्पादन रुकता है, उत्पादन रुकने से सप्लाई घटती है, और सप्लाई घटने से हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब दुबई से लेकर दिल्ली तक के रेस्टोरेंट्स को संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पकाने के लिए जिस कमर्शियल गैस की जरूरत है, उसकी सप्लाई स्थिर नहीं है और कीमतें अनिश्चित हैं। और महंगाई का ये जो पूरा चक्र है, ये सबसे ज्यादा उस वर्किंग क्लास को मारता है जिसके पास बचत कम होती है। इस वोलेटिलिटी से बचने का उनके पास कोई हेज या सुरक्षा कवच नहीं होता। एकदम सही बात है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी और एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, बताइए। गल्फ को तो हमेशा से वेस्ट एशिया की उथल-पुथल और राजनीतिक अस्थिरता से अछूता एक बबल माना जाता था ना? माना तो जाता था। मतलब वहाँ के शासकों ने तो एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि पड़ोस में चाहे कितनी भी क्रांतियां हों या युद्ध चलें, दुबई, कतर या सऊदी अरब में निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा। अचानक से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ये भरोसा कैसे टूट गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है, हम्म? और ये भ्रम टूटना ही इस पूरी डीप डाइव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। हाँ, देखिए, गल्फ की समृद्धि सिर्फ उनके तेल के भंडार पर नहीं टिकी थी, वो टिकी थी सुरक्षा के वादे पर। ओके। दशकों से उन्होंने निवेशकों को ये विश्वास दिलाया था कि उनका इलाका एक अभेद्य किले की तरह है। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइलें हवा में उड़ती हैं और ड्रोन हमले होते हैं, तो वे किसी देश की जीडीपी देखकर रास्ता नहीं बदलते। क्या बात कही है! इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपकी इमारतें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की आंच से पूरी तरह बच नहीं सकते। और इसी असुरक्षा के माहौल ने गल्फ के उन संस्थानों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो कभी अजेय माने जाते थे। बिल्कुल। सोर्सेज में गल्फ के सॉवरेन वेल्थ फंड्स का जिक्र है, हाँ, बहुत अहम पॉइंट है ये। यानी वो विशाल सरकारी खजाने जिनमें इन देशों ने दशकों तक तेल से कमाया हुआ अरबों खरबों डॉलर जमा किया है और जिसे दुनिया भर के शेयर बाजारों, रियल एस्टेट और टेक कंपनियों में निवेश किया जाता है। पहले दुनिया इन फंड्स को स्टेबिलिटी की गारंटी मानती थी। हाँ, लेकिन अब जब इन देशों के अपने ही पिछवाड़े में इतनी बड़ी आग लगी है, तो ग्लोबल मार्केट में इन फंड्स की ताकत और रणनीतियों पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड्स का पूरा खेल भरोसे का होता है। अगर दुनिया को लगने लगे कि गल्फ देश अब सुरक्षित नहीं है, तो वहां से पूंजी का पलायन, जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, शुरू होने में देर नहीं लगती। और इसके साथ ही गल्फ का जो ट्रांजिट हब का मॉडल था, वो भी खतरे में है। दुबई या दोहा जैसे एयरपोर्ट्स सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि रिलायबिलिटी बेचते थे। सही। आज एयरलाइंस अपने रूट्स बदल रही हैं, यात्रियों को देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। और भारत के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। हमारे लाखों कामगार गल्फ देशों में काम करते हैं, जो भारत की रेमिटेंस इकोनॉमी की रीढ़ है। रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो विदेशों में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। हाँ, इस पूरे मैकेनिज्म को समझें। जब गल्फ में युद्ध का डर बढ़ता है, तो वहाँ की सरकारें और प्राइवेट कंपनियां सतर्क हो जाती हैं। वो नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रोक देती हैं, बजट में कटौती कर देती हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि भारतीय कामगारों को नई नौकरियां नहीं मिलती या उनकी सैलरी रुक जाती है। और वो रुका हुआ पैसा सिर्फ एक कामगार का नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव में वो पैसा नहीं पहुंचता, तो वहां का एक पूरा परिवार खर्च करना कम कर देता है। वहां के स्थानीय बाजारों में मांग घट जाती है। और इसके अलावा जो भारतीय निर्यातक गल्फ के बंदरगाहों का इस्तेमाल अफ्रीका और यूरोप में अपना माल भेजने के लिए करते थे, तो उन्हें अब न सिर्फ देरी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनके समुद्री रास्तों का इंश्योरेंस प्रीमियम इतना बढ़ गया है कि उनका माल ग्लोबल मार्केट में महंगा और कमजोर पड़ने लगा है। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण के लिए गल्फ, जो एक सेफ हेवन था, उसकी नींव बुरी तरह हिल चुकी है। एकदम हिल चुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस उलझे हुए जाल को समझने के बीच एक छोटा सा ठहराव लेते हैं। Also on ISZen, I regularly share detailed videos, handwritten notes and strategies that make learning much easier. तो अब आगे क्या? हाँ, चलिए अब उस भविष्य की तरफ देखते हैं जो इस मलबे से पनपने वाला है।
ईरान के अंदर जो राजनीतिक बदलाव होंगे वो इस पूरे रीजन के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, जब युद्ध खत्म होता है या धीमा पड़ता है तो ईरान का जो मौजूदा शासन है वो पूरी तरह से गायब नहीं होगा। अच्छा। सोर्सेज स्पष्ट करते हैं कि रजीम बचेगा जरूर, लेकिन वो बहुत कमजोर हालत में होगा। और जब कोई सरकार इतने बड़े संकट और विनाश से निकलकर बचती है तो उसका फोकस देश के सुधार या इकोनॉमी को ठीक करने पर नहीं होता। तो किस पर होता है? उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने सर्वाइवल यानी किसी भी तरह सत्ता में बने रहने पर होता है। यहाँ एक एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई जंगली जानवर बुरी तरह घायल होता है तो वो शांत होकर एक कोने में नहीं बैठता, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो और भी ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक हो जाता है। वो हर तरफ हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे हर आहट से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा होता है। बहुत सही कहा आपने। ईरान की ये नई और कमजोर लीडरशिप आम सहमति बनाने के बजाय ताकत और डर के बल पर शासन करने की कोशिश करेगी। वो शायद पहले से भी ज्यादा कट्टर और दमनकारी हो जाएगी। और यहीं से हमारा अगला सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाँ, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जब ईरान की सरकार अंदर से कमजोर होगी और उसके पास एक बड़ी पारंपरिक सेना खड़ी करने के पैसे नहीं होंगे तो वो आमने सामने की जंग लड़ने की स्थिति में नहीं होगी। तो अपनी कमजोरी छिपाने और दुश्मनों को डराने के लिए वो दूसरे रास्ते अपनाएगी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब ही यही है कि जब दो देशों की ताकत बराबर नहीं होती तो कमजोर देश सीधे युद्ध के बजाय छिपकर वॉर करता है। यानी वो साइबर हमले कर सकते हैं, दूसरे देशों के पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। बिल्कुल। साइबर हमलों के अलावा वे अपने प्रॉक्सी मिलिशिया का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। प्रॉक्सी मिलिशिया यानी वो लड़ाके या हथियारबंद गुट जो ईरान की अपनी सेना नहीं है, लेकिन ईरान उन्हें पैसे और हथियार देकर इराक, सीरिया या यमन जैसे देशों में खड़ा करता है ताकि वे ईरान के दुश्मनों पर हमला कर सके। वे ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटें डाल सकते हैं, जहाज़ों पर छोटे हमले कर सकते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब सरकारें अपने देश के अंदर कमज़ोर होती हैं और जनता का दमन कर रही होती हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें हमेशा एक बाहरी दुश्मन की ज़रूरत होती है। सही बात है। ऐसे में गल्फ देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है, खासतौर पर उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर जो गल्फ देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ बनवाए थे। हाँ, गल्फ देशों ने दशकों पहले ये सोचकर अमेरिकी बेस अपनी ज़मीन पर बनाए थे कि अमेरिका की मौजूदगी को देखकर कोई भी देश उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब वही अमेरिकी बेस एक बहुत बड़े जोखिम में बदल गए हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान सीधे गल्फ देशों की सेना से न लड़कर उन अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। मतलब जो चीज सुरक्षा के लिए लाई गई थी वही अब चुम्बक की तरह हमलों को आकर्षित कर रही है। एग्जैक्टली। तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ईरान अंदर से बर्बाद है और बाहर से खूंखार हो चुका है। गल्फ का सुरक्षित होने का भ्रम टूट चुका है और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। बहुत डरावना मंजर है। ऐसी डरावनी मंजर में सवाल ये उठता है कि क्या स्थिरता वापस लाने का कोई रास्ता बचा भी है या फिर ये पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए इसी बर्बादी के चक्र में फंसा रहेगा। सोर्सेज में एक उम्मीद की किरण का जिक्र है और वो है क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कॉपरेशन। इस पूरे क्षेत्र को अगर बचाना है तो गल्फ देशों को ही आगे आना होगा। उनके पास ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए संसाधन भी हैं और ऐसा करने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। लेकिन एक मिनट, क्या गल्फ देश वाकई ऐसा करेंगे? उनके पास तो खुद की इकोनॉमी और निवेशकों के भरोसे को बचाने का इतना बड़ा दबाव है। हाँ, दबाव तो है। तो वो अपने पुराने प्रतिद्वंदी यानी ईरान पर अरबों डॉलर क्यों खर्च करेंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल भी है और उनकी मजबूरी भी। मजबूरी कैसे? क्योंकि ये कोई परोपकार या दया की बात नहीं है। हाँ। ये उनके अपने सर्वाइवल का सवाल है। अच्छा। एक कमजोर, तबाह और अराजक ईरान अपनी इस अस्थिरता को अपनी सीमाओं तक रोककर नहीं रखेगा। अगर वहां भूखमरी और बेरोजगारी होगी तो शरणार्थियों का संकट पैदा होगा। हाँ, रिफ्यूजी क्राइसिस। हथियारों की तस्करी बढ़ेगी और कट्टरपंथी गुट पनपेंगे। ये सारी चीजें धीरे धीरे गल्फ देशों की तरफ ही फैलेंगी। मतलब ये तो बिल्कुल अपने पड़ोसी के जलते हुए घर की आग बुझाने जैसा है। बिल्कुल। आप उस घर पे पानी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपको अपने पड़ोसी से बहुत प्यार है या आप बहुत महान है, बल्कि पानी आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हवा का रुख आपकी तरफ है। अगर पड़ोसी का घर जलकर खाक हो गया तो आग की लपटें आपके घर को भी अपनी चपेट में ले लेंगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। ये एक बेहद व्यावहारिक सोच है जिसे गल्फ देशों को अपनाना ही होगा।
इस क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये देश अपनी पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़कर अपनी साझा कमजोरी, जिसे शेड फ्रेजिलिटी कहते हैं, उसको समझ पाएंगे। ईरान को स्थिर करना खुद गल्फ देशों के अपने फायदे में है। और इस पूरी कूटनीति में ना भारत का रोल बहुत दिलचस्प और अहम हो जाता है। हाँ, सोर्सेज भी इस बात पर जोर देते हैं कि भारत यहाँ एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा सकता है। भारत की भू राजनीतिक स्थिति बहुत अनोखी है। कैसे? हमारे संबंध अरब देशों के साथ बहुत मजबूत और ऐतिहासिक है। वहाँ हमारे व्यापारिक हित हैं और लाखों भारतीय रहते हैं। सही। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारे सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते काफी गहरे रहे हैं। तो ऐसे में भारत इस पुनर्निर्माण के दौर में एक ब्रिज या पुल का काम कर सकता है। जब दो पुराने दुश्मन सीधी बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, तो उन्हें एक ऐसे मध्यस्थता की जरूरत होती है जिस पर दोनों को भरोसा हो। और भारत वो काम कर सकता है। बिल्कुल। बजाय इसके कि हम किनारे खड़े होकर ग्लोबल इकोनॉमी को डूबते हुए देखें, भारत दोनों पक्षों को एक साथ लाने और स्थिरता कायम करने के प्रयासों को गति दे सकता है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने कई परतों को उधेड़ कर देखा। हाँ। हमने समझा कि ईरान सिर्फ इमारतों के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम और सामाजिक ताने बाने के रूप में तबाह हो गया है। और हमने ये जाना कि गल्फ देशों का वो जो सुरक्षित बबल था, वो कैसे फट गया है और कैसे इसने दुनिया भर की सप्लाई चेन, ऊर्जा के दामों और भारत की रेमिटेंस इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि एक कमजोर सरकार जब अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है, तो वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुनकर पूरे क्षेत्र के लिए एक नया और अप्रत्याशित खतरा पैदा कर देती है। और इन सब से निकलने का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता आपसी सहयोग ही है, क्योंकि कमजोर और अस्थिर बुनियाद पर खड़ी कोई भी समृद्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूं कि हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही अहम लाइन कही गई है, वंस द अमेरिकन्स हैव फ्लोन अवे। यानी जब अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जरा सोचिए दोस्तों, वेस्ट एशिया की राजनीति और सुरक्षा का पूरा ढांचा हमेशा से बाहरी ताकतों, विशेष रूप से अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता रहा है। सही बात है। लेकिन जब ये बाहरी ताकतें इस क्षेत्र से पूरी तरह पीछे हट जाएंगी, तो क्या ये गल्फ देश और ईरान वाकई अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर एक दूसरे को बचा पाएंगे, या फिर अपनी ही स्थिरता बनाए रखने के लिए इन्हें हमेशा किसी न किसी बिग ब्रदर की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। डू एक्सप्लोर IAS Zen ऑन YouTube फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल एंड स्मार्ट कंटेंट। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया सुनने वालों। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ।